प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजनौर में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली की और यूपी की जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यूपी के लिए तमाम ऐसे कदम उठाए जिससे यूपी की तस्वीर बदली है और अब यूपी विकास के नाम से जाना जाता है। तो वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ यूपी को लूटने का काम किया है, चाहे वो बीएसपी हो या सपा हो, दोनों ने मिलजुल कर यूपी को बदनाम किया और यूपी को लूटा। बता दें कि खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री बिजनौर नहीं पहुंच सके थे, जिस वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजनौर की जनता को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को अपना मैनिफेस्टो जारी किया। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र का नाम लोक कल्याण संकल्प पत्र रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी के साथ बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद अमित शाह ने कहा कि ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, ये संकल्प पत्र है। उत्तर प्रदेश को एक नए भविष्य की ओर ले जाने का संकल्प है। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यही घोषणा पत्र लहराते हुए पूछते हैं कि कितने संकल्प पूरे हुए। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि 92% संकल्प पूरे हो चुके हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में रोजगार, स्वास्थ्य, किसानों, महिलाओं और छात्रों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इसी के साथ घोषणा पत्र जारी करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी अगले 5 साल में लोगों के जीवन में परिवर्तन को लेकर संकल्प पत्र जारी करती रहेगी। 5 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने इसी सभा कक्ष में अपने संकल्प पत्र को जारी किया था और प्रधानमंत्री नेतृत्व में कहा गया था कि जो कहा था वो करके दिखाया है और आगे भी जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया और जवाब देते हुए उन्होंने कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की स्थिति की बात कही और यही बात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अखर गई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को पूरी तरह से झूठा बताया। अब किसे पता था कि संसद में याद किए गए ये 2 पल हमेशा के लिए यादगार बन जाएंगे, क्योंकि अब ये सिर्फ प्रधानमंत्री का बयान नहीं रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में राजनीतिक बहस का एक अच्छा मुद्दा बन चुका है। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गई है। चुनावी रण की लड़ाई अब सुनो केजरीवाल और सुनो योगी पर आ चुकी है। दरअसल केजरीवाल के द्वारा प्रवासियों को लेकर कही गई बातों को झुठला देने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल पर ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री से माफी मांगने की बात कही। साथ ही अपने ट्वीट में गोस्वामी तुलसीदास जी का जिक्र करते हुए कहा कि तुलसीदास जी ने केजरीवाल जैसे लोगों के बारे में ही कहा था कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। इस ट्वीट के बाद सीएम योगी ने ताबड़तोड़ 3 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सीधा नाम लेकर ललकारा और कहा, सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से करहा रही थी, उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। वहीं अपने तीसरे ट्वीट में प्रवासियों का मुद्दा उठाया और खुद केजरीवाल को ही झूठा करार दिया। वहीं केजरीवाल ने भी सीएम योगी के ही अंदाज में ट्वीट करते हुए उन्हें जवाब दिया। उन्होंने भी अपना ट्वीट सुनो योगी से शुरू कर गंगा में बहती लाशों के मुद्दों पर खत्म किया। केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ के बीच छिड़ी इस ट्विटर वॉर में अब भला कांग्रेस कैसे पीछे रहती? छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी इसमें कूद गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दोनों ही नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, सुनो योगी और सुनो केजरीवाल। अब नेताओं के बीच इस नूरा कुश्ती का अंजाम क्या होगा, ये तो 10 मार्च को ही पता लगेगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि किसके आरोप किसको और कितना नुकसान पहुंचाएंगे, ये 10 मार्च को पता लगेगा। किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? अरे अपनी सरकार भुला, और किसकी? अपनी? अरे जो हम जैसे छोटे किसानों को अपना समझे, मान दे, और तो और साल दर साल हमारे खातों में 6000 रुपए की सम्मान राशि दे। वही हुई ना अपनी सरकार, है? आपके मोबाइल पर नहीं होती तो दशकों तक करप्शन का संस्थागत नहीं बनकर रखा होता। अगर कांग्रेस नहीं होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी नहीं होती। अगर कांग्रेस नहीं होती तो सिखों का नरसंहार नहीं होता। सालों साल पंजाब आतंक की आग में नहीं जलता।
अगर कांग्रेस नहीं होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत नहीं आती। अगर कांग्रेस नहीं होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं नहीं आती। अगर कांग्रेस नहीं होती तो देश के सामान्य आदमी को मूल बिजली पानी जैसी सुविधाओं के लिए इतने साल इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर कांग्रेस नहीं आती तो देश पर इमरजेंसी का कलंक नहीं लगता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और लोग अपने अपने तरीकों से व्याख्या दे रहे हैं। यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी दलों ने अपनी कमर कस ली है। राजनीतिक दलों के तमाम छोटे से बड़े नेता अपने अपने स्तर पर प्रचार कर रहे हैं और इसी बीच आपको बता दें कि गोवा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। गोवा सरकार का फैसला है कि 14 फरवरी यानी मतदान वाले दिन अब सरकारी छुट्टी होगी। राज्य सरकार ने ये भी निर्देश दिया है कि सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों के लिए सार्वजनिक अवकाश पेड हॉलीडे अवकाश होना चाहिए, जिसमें किसी तरह की कोई भी कटौती नहीं होगी। गोवा सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए मतदान के दिन सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। आपको बता दें कि गोवा सरकार का 4 फरवरी 2022 को वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। गोवा में पिछली बार 4 फरवरी को मतदान हुआ था और 11 मार्च 2017 को मतगणना हुई थी। गोवा में बीजेपी की सरकार है, उसके पास गठबंधन समेत 25 विधायक हैं और एक निर्दलीय का समर्थन है। हाल ही में बीजेपी के 2 विधायकों कार्लोस अल्मेडिया और एलिना साल्दना ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। जातिगत आंकड़ों की बात करें तो गोवा एक हिंदू बाहुल्य राज्य है। राज्य में करीब 66.08% हिंदू हैं। गोवा के दोनों जिलों नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में हिंदू बाहुल्य आबादी है। वहीं 15 लाख की आबादी वाले गोवा में 8.33% मुस्लिमों की है। हिंदुओं के बाद सबसे ज्यादा तादाद राज्य में ईसाइयों की है। राज्य में करीब 25.10% ईसाई रहते हैं और महज 0.04% अनुसूचित जनजाति रहती है। गोवा विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को होने हैं, जबकि मतों की गिनती 10 मार्च को हो जाएगी। चुनावी मैदान में जुबानी जंग के साथ साथ अब ढेरों वादे किए जा रहे हैं, लेकिन गोवा की जनता गोवा की सत्ता किसके हाथ में देगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। गोवा की सत्ता किसे स्वीकारती है और किसे नकारती है, ये आने वाले 10 मार्च को साफ हो जाएगा। देश में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं और 1188 लोगों की मौत हो गई है। अगर कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 80,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, जिससे देश में एक्टिव केसों की संख्या 9,94,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 4 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 5,04,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 1,231 नए मामले सामने आए हैं और 21 लोगों की मौत हो गई है। अगर ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3,500 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारतीय मजदूर संघ के साथ बैठक की। ये बैठक शिमला स्थित राज्य सचिवालय में हुई। बैठक में मजदूरों के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह आश्वासन दिया कि मजदूरों की जो भी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। बैठक में मजदूरों की 36 बिंदुओं पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि मजदूरों की मांगों पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी बजट सत्र में मजदूरों की मांगों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कई दिनों से चल रही ठेकेदारों की हड़ताल को लेकर भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बयान दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ठेकेदार अपनी हड़ताल खत्म कर दे। सरकार सभी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है जो सरकार की ओर से किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश इस साल चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में सरकार ये चाहती है कि हर वर्ग जयराम सरकार से संतुष्ट रहे। यही वजह है कि सरकार की ओर से हर वर्ग के लिए काम करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में चुनावी सरगर्मियों के बीच डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फरलों को विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि पंजाब में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों की अच्छी खासी तादाद है और वह डेरे के निर्देश पर वोट करते हैं। वहीं पंजाब की सियासत में मालवा क्षेत्र अहम भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र में विधानसभा की करीब 70 सीटें आती है और इसके इलाके में राम रहीम के अनुयायियों की अच्छी खासी तादाद है। पूरे प्रदेश की बात करें तो करीब 3 दर्जन सीट पर डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं।
बता दें कि डेरा प्रमुख राम रहीम खुलकर किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, पर माना जाता है कि डेरा अनुयायियों को किसी पार्टी के पक्ष में वोट करने का इशारा करते हैं तो समर्थक अपना वोट उसे ही देते हैं। बहरहाल पंजाब में किसकी जीत होगी ये देखने वाली बात होगी। वही राम रहीम किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। 2017 में जो कहा वो पूरा किया, 2022 में जो कह रहा हूं वो पूरा करूंगा, ये कहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज 2022 का चुनाव फतेह करने के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। पूरे संकल्प पत्र की बात करें तो बेटियों को लेकर यानी मेधावी जो छात्राएं हैं उनको स्कूटी फ्री देने की बात कही है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो कनेक्शन है उनको 2-2 सिलेंडर होली और दीपावली फ्री देने की बात कही है। किसानों पे अगर बात करें तो किसानों को जो सिंचाई का जो बिल है वो फ्री रहेगा, यानी अपनी किसान जो जमीन है जो फसलें हैं वो बिजली से फ्री सींच सकेंगे। साथ ही साथ सबसे जो बड़ा मुद्दा रहा वो लव जिहाद का है। लव जिहाद में एक कानून बनाया जाएगा जिसमें 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। और लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था की बात करती है तो कानून व्यवस्था यथायथ बने रहेगी। यूपी एसटीएफ की 18 मंडलों में स्थापना की जाएगी। ये सब तमाम जो बातें हैं संकल्प पत्र में कही गई हैं। अब ये देखना होगा भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र के माध्यम से लोगों को कितना जीत पाएगी, क्या ये संकल्प पत्र के माध्यम से लोग वोट दे पाएंगे, फिलहाल ये आने वाला वक्त तय करेगा। चंडीगढ़ में मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च को शुरू होगा। सीएम ने कहा कि बजट सत्र की तारीख को लेकर राज्यपाल को प्रस्ताव सरकार ने भेज दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी जानकारी दी है कि इस बार बजट सत्र में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक भी सरकार लेकर आएगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कोई ना करवा सके, इसके लिए ये कानून सरकार लेकर आ रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि प्रदेश में राजस्व विभाग से जुड़े 20 ऐसे कानून हैं जिनको खत्म करने जा रही है। इसके चलते सरकार निरसन विधेयक 2022 भी सदन के पटल पर रखेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब डिस्टिलरीज एक्ट 1932 में भी संशोधन को मंजूरी आज मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई है। इसके साथ साथ कैबिनेट की बैठक में कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी बताया है कि जो शहीद हुए थे लखविंदर सिंह, उनके परिवार को भी 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने के फैसले को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद बज चुका है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने में जुटी हुई हैं। एक और जहां भाजपा ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया, तो वही समाजवादी पार्टी ने बिना देरी किए आज समाजवादी वचन पत्र जारी किया है। भाजपा ने भी जहां एक और तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी ने किसान आंदोलन में शहीद किसानों को 25 लाख रुपए के साथ साथ किसान शहीदों का स्मारक भी बनाने की घोषणा की है। तो वहीं पे लड़कियों को केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा भी मुफ्त देने की बात कही गई है। वहीं पे गरीबों को भी राशन केंद्र, जहां पे मुफ्त गरीबों को केंद्र पे जाकर मुफ्त राशन उपलब्ध हो सकेगा, वैसा भी खोलने की बात कही गई है। वहीं पे महिलाओं को 33% आरक्षण की भी देने की बात कही गई है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 10 मार्च को आने वाले नतीजे में कितना जनता किस पार्टी के घोषणा पत्र से कितना प्रभावित होने वाली है। टीवी धारावाहिक महाभारत में भीम का रोल निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार सोपती का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। प्रवीण काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले प्रवीण ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में एक्टिंग कर फैंस का दिल जीत लिया था। महाभारत में भीम के किरदार में प्रवीण कुमार सोपती को खूब पसंद किया गया था। प्रवीण ने अपनी एक्टिंग से भीम के किरदार में जान फूंक दी थी और इस धारावाहिक से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी भी मिली थी। एक्टिंग में आने से पहले प्रवीण एथलीट थे। उन्होंने एशियाई खेलों में 2 गोल्ड, 1 रजत
और एक कांस्य पदक जीते थे और उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अपने एक्टिंग करियर के बाद प्रवीण राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं। प्रवीण ने दिल्ली के वजीरपुर से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद प्रवीण ने आम आदमी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। कि लगातार वैक्सीनेशन अभियान में काफी तेजी है और हरियाणा के गुरुग्राम की बात करें तो अभी तक गुरुग्राम में सबसे ज्यादा वैक्सीन लोगों को लगाई जा चुकी है। हरियाणा का गुरुग्राम एक ऐसा जिला है जहां पर अभी तक सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। आंकड़ों की बात करें तो गुरुग्राम में 48,39,800 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और कल भी 146 केंद्रों पर वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगी थी, जिसमें लगभग 10,700 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। आज भी 66 केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जा रही है और ऐसे में जिस तरह से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है और यही कारण है कि गुरुग्राम में अब कोरोना के मामले घटने लगे हैं और रिकवर होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उनसे भी स्वास्थ्य विभाग लगातार अपील कर रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि कोरोना से कब तक लोगों को निजात मिल पाएगी। हालांकि वैक्सीनेशन अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक 12 वर्षीय मासूम की जान ले ली। मासूम कर्णकुंज से साइकिल पर सवार होकर अपने पिता से मिलने जा रहा था कि रास्ते में एक अज्ञात वाहन ने जो तेज गति से आ रहा था उसकी साइकिल को टक्कर मार दी। 12 वर्षीय मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्दी ही अज्ञात वाहन को तलाश करने की बात कह रही है। जो मासूम अपने पिता जो बतौर ठेके पर बतौर सेल्समैन कार्य कर रहा था उससे मिलने जा रहा था। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। दरअसल आज यानी 8 फरवरी से एक पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो 9 फरवरी को मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वही मैदानी क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद अभी भी जनजीवन पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटा है। प्रदेश में करीब 200 से ज्यादा सड़कें अभी भी ठप पड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ 20 के करीब बिजली के ट्रांसफार्मर अभी तक बाधित हैं। वहीं पेयजल योजनाएं भी 50 के करीब अभी तक ठप पड़ी हुई हैं। वहीं पिछले 3 दिनों से शिमला में धूप खिली है, जिससे कि तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बढ़ोतरी दर्ज करने की वजह से लोगों को ठंड से काफी राहत मिली है। खेतों में सफेद गोभी के साथ साथ आप पीली और बैंगनी गोभी का भी उत्पादन कर सकते हैं। गरोंडा स्थित इंडो इजराइल केंद्र के वैज्ञानिकों ने पीली और बैंगनी गोभी का इजाद करने का एक सफल प्रयोग किया है, जो बिल्कुल सफल रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो जिस प्रकार से खेतों में पीली और बैंगनी गोभी का उत्पादन किया गया है वो कहीं ना कहीं एक सफल सिद्ध होता है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से जो किसान है वो अपने खेतों में सफ़ेद गोभी उगाते हैं और वो जब उसको मार्केट में लेके जाते हैं वो तो 10 से 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ही उनको रेट मिलता है। अगर वो इस प्रकार की फसल जो उगाएं तो उनको 70 से 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से रेट मिल सकते हैं, जिसमें जहां किसानों को प्रति एकड़ लाखों रुपए का फायदा होने वाला है, वहीं कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो लोग इस गोभी को खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे उनके सेहत के लिए भी ये लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार से जिस प्रकार जो वैज्ञानिकों का कहना है, इस प्रकार से जो इंडो इजराइल के केंद्र में समय समय पर किसानों के लिए जो मेले आयोजित किए जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो डेमोन्स्ट्रेशन किए जाते हैं वो किसानों के लिए लाभप्रद होते हैं। श्रम विभाग की नाकामी के चलते जिले के अधिकांश ईंट भट्टों पर बाल मजदूर कार्य कर रहे हैं। उसके बावजूद भी विभाग पूरी तरह से चादर तानकर सोया हुआ है। अगर विभाग की बात करें तो विभाग ने
एक टास्क फोर्स का भी गठन किया हुआ है, जिसका कार्य बाल मजदूरी को रोकना है। इस टास्क फोर्स में उपायुक्त के अलावा 4 अधिकारी को भी शामिल किया गया है, लेकिन आज तक ये टास्क फोर्स ने भी किसी भी बाल मजदूर को कार्य से मुक्त नहीं कराया है। अगर बात करें विभाग की, तो विभाग के अधिकारियों के पास इस तरह के कोई आंकड़े नहीं है कि उन्होंने टास्क फोर्स गठन के बाद कितने बंधुआ मजदूरों या बाल मजदूरों को मुक्त कराया है। विभाग पूरी तरह से चादर तान कर सोया हुआ है। इसके साथ साथ जो अन्य विभाग के जो जन कल्याणकारी योजनाएं उन तक पहुंचानी चाहिए थी, वो भी कहीं ना कहीं दम तोड़ते नजर आ रहे हैं।